हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन प्योरिफिकेशन का। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। Filtration and membrane technology has gained wide acceptance as an important manufacturing step in many of the process lines in the biopharmaceutical and the vaccine industries. जो फिल्ट्रेशन और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, बहुत वाइड लेवल पे इनको एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो कि वैक्सीन के फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन में मदद करती हैं। और आपको अगर वैक्सीन बना रहे हैं तो वो उसका सबसे प्योर फॉर्म चाहिए होता है। इसीलिए फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। इनको एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप माना गया है ज़्यादातर प्रोसेस लाइंस में, जो कि बायोफार्मास्यूटिकल में है और वैक्सीन इंडस्ट्रीज़ में है। For the purification of a protein subunit vaccine, this technology has been used routinely in the clarification, product concentration, buffer exchange and polishing step. प्रोटीन सब यूनिट जो होती हैं, जो वैक्सीन का फॉर्म है, वैक्सीन होती हैं प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स, जिनको कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में स्टडी भी कर चुके हैं। तो इन सब यूनिट वैक्सीन्स के प्योरिफिकेशन के लिए ये फिल्ट्रेशन और जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और वैक्सीन्स के क्लैरिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के लिए, बफर एक्सचेंज और पॉलिशिंग स्टेप्स में इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। अब इन फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ में कुछ अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी हैं, जिनमें कि सबसे पहली हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है डेप्थ फिल्टर टेक्नोलॉजी। डेप्थ फिल्ट्रेशन फॉर द रिमूवल एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ मेमेलियन और ई कोलाई सेल डेब्रिस। देखिएगा, जो डेप्थ फिल्टर टेक्नोलॉजी है, इसको मेमेलियन ई कोलाई सेल्स के डेब्रिस के रिमूवल और क्लेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। And it has played an increasingly important role in bioprocesses and vaccine manufacturing. डेप्थ फिल्टर टेक्नोलॉजी का बायोप्रोसेस और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और इसको ई कोलाई के सेल डेब्रिस को रिमूव करने के लिए और वैक्सीन के क्लेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन। Tangential flow filtration is a pressure-driven separation process that uses membrane to separate components in a liquid solution or suspension on the basis of their sizes and charge differences. क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन या फिर टेंजेंशियल फ्लो फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि प्रेशर का यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए। ये एक प्रेशर ड्रिवन सेपरेशन प्रोसेस है जो कि मेम्ब्रेन का यूज़ करती है बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट कंपोनेंट्स इन लिक्विड सोल्यूशन। और मेन चीज़ ये है कि जो टेंजेंशियल फ्लो फिल्ट्रेशन या क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन है, ये लिक्विड सोल्यूशन में या फिर सस्पेंशन मीडियम में फिल्ट्रेशन करवाता है, और फिल्ट्रेशन होता है साइज के बेसिस पे और चार्ज के डिफरेंस के बेसिस पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सारी चीज़ें जो मेन है 2-3 लाइन में ही बता दी गई हैं, इनको आप याद भी रखिएगा कि प्रेशर ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, लिक्विड सॉल्यूशन में या सस्पेंशन में वर्क करती है, और मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। हालांकि हम मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ को ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेम्ब्रेन का ही आता है रोल, और साइज और चार्ज के बेस पे ये सेपरेशन करवाता है। In tangential flow filtration, the fluid is pumped tangentially along the surface of the membrane. मेम्ब्रेन की सरफेस के अलोंग
फ्लूइड को पंप किया जाता है और फिर उसके द्वारा आपका जो बायोमोलिक्यूल है या आपका जो प्रोडक्ट है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन एड्सॉर्बर्स। Microporous membrane adsorbers were originally developed as a means of avoiding the disadvantages in the diffusion limitations of conventional chromatographic gels. मेम्ब्रेन एड्सॉर्बर्स जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे पोर्स के तरीके होते हैं जो कि एड्सॉर्ब कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये माइक्रोपोरस होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। Membrane adsorbers were originally developed as a means of avoiding the disadvantage in the diffusion limitation of conventional chromatographic gels. जो conventional chromatographic gels हैं इनमें diffusion की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अक्रॉस diffusion नहीं हो पाता, तो इन disadvantages को अवॉइड करने के लिए membrane adsorbers को डेवलप किया गया। In theory, they were to improve the chromatographic kinetics and velocity of protein purification. अगर हम मेन रूप से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये जो membrane adsorbers हैं they are basically designed for the improvement of chromatographic technique. इन्होंने chromatographic kinetics को improve किया as well as they increased the velocity of protein purification. The efficiency of protein purification was enhanced just because of these membrane adsorbers. Membrane adsorbers have become more popular. ये क्रोमेटोग्राफी से ज़्यादा पॉपुलर हो गए समय के साथ साथ, क्योंकि जो क्रोमेटोग्राफी में डिसएडवांटेजेस था इन्होंने उसे अवॉइड कर दिया। However, in the polishing step of protein purification for the removal of trace impurities such as endotoxins, DNA, host cell protein और viruses, ये जो मेम्ब्रेन एड्सॉर्बर्स थे ये पॉलिशिंग स्टेप में जो ट्रेस इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके रिमूवल के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए और ये एबल थे टू रिमूव एंडोटॉक्सिन्स, पार्ट ऑफ डीएनएज और होस्ट सेल प्रोटीन्स एंड इवन वायरसेस वर फिल्टर्ड आउट बाय दीज मेम्ब्रेन एड्सॉर्बर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं प्योरिफिकेशन प्रोसेस डेवलपमेंट एंड स्केल अप फॉर प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। प्रोटीन प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और साथ ही साथ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स के लिए स्केल अप किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे प्योरिफिकेशन प्रोसेस डेवलपमेंट से। प्योरिफिकेशन प्रोसेस डेवलपमेंट। A purification process is first developed as a small scale process. प्रोटीन प्योरिफिकेशन की प्रोसेस का डेवलपमेंट बहुत लार्ज स्केल के लिए नहीं हुआ था, सबसे पहले इसको स्मॉल स्केल प्रोसेस की तरह डेवलप किया गया। इन द कैप्चरिंग, इंटरमीडिएट प्योरिफिकेशन एंड फाइनल पॉलिशिंग स्टेप क्रोमेटोग्राफिक एड्सॉर्बेंट्स आर कॉमनली यूज्ड। जो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, प्रोटीन प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं मेनली। पहला होता है कैप्चरिंग, दूसरा होता है इंटरमीडिएट प्योरिफिकेशन और तीसरा होता है पॉलिशिंग। तो इनमें क्रोमेटोग्राफिक एड्सॉर्बेंट्स का मोस्ट कॉमनली यूज किया गया प्योरिफिकेशन प्रोसेस के डेवलपमेंट के लिए। For each of the purification steps, yield and purity are analyzed to assess the efficiency of the purification process. हर एक प्योरिफिकेशन स्टेप के लिए यील्ड और प्योरिटी को एनालाइज करने के लिए और प्रोटीन प्रोसेस की प्योरिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है उसको एनालाइज करने के लिए प्योरिफिकेशन प्रोसेस का डेवलपमेंट हुआ।
और एफिशिएंसी और प्योरिफिकेशन को एनालाइज करने के लिए जो प्रोटीन की यील्ड है, प्रोडक्ट की यील्ड है, साथ में प्योरिटी को एनालाइज किया गया ताकि पता चले कि कितनी एफिशिएंसी है प्योरिफिकेशन प्रोसेस की। जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है, प्योरीफाई होके आपका जो प्रोडक्ट मिलता है उसी से पता चलता है कि आपने कितना प्रोडक्ट आपको मिला है, यील्ड क्या है, और जो प्रोडक्ट मिला है वो कितना प्योर है। उसी से आपको पता चलता है कि जो आपने प्योरिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म की है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि अगर आपको अच्छी यील्ड मिल रही है और प्योर फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंट है। दिस इंफॉर्मेशन विल फैसिलिटेट डिसीजन ऑन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ये जो इंफॉर्मेशन है, जो यील्ड है, जो प्योरिटी है, ये एक डिसीजन बनाएगी प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए कि प्रोसेस में कितना इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, कितनी प्योर चीज़ आपको मिल रही है, उसकी यील्ड कितनी मिल रही है। उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाएगा कि प्रोसेस का कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एज वेल एज पोटेंशियली रिड्यूस द नंबर ऑफ प्योरिफिकेशन स्टेप्स। और साथ ही साथ प्योरिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं उनको रिड्यूस करना है या नहीं, इसका भी डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको यील्ड अच्छी मिल रही है कम प्योरिफिकेशन स्टेप्स में, तो आप प्योरिफिकेशन स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर यील्ड अच्छी नहीं मिलती है तो फिर आपको प्योरिफिकेशन के स्टेप या फिर इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलती है तो आपको प्योरिफिकेशन के स्टेप्स को बढ़ाना पड़ सकता है। यहाँ पे प्रोसेस दिखाई गई है पूरी। यहाँ पे पहले आप एंटीजन का डेटा सर्च करते हैं, फिर उसको डेटाबेस को रिव्यू करते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं टू अ सर्टेन एंटीजन कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि जो एंटीजन आपने लिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जान सकें। उसके बाद में डेवलप प्योरिफिकेशन स्ट्रैटेजी एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। किस तरीके से प्योरिफिकेशन करना है उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। उस स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद में आता है रिसीव स्टार्टिंग मटेरियल। आपको प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आप उनको रिसीव करते हैं। देन स्क्रीन सेवरल रीजन्स और फ्रैक्शनल टेक्निक्स। बहुत से टेक्निक्स को स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब इवेल्युएट सेलेक्टिबिलिटी ऑफ प्रोसेस स्टेप्स, कि कौन कौन से प्रोसेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कौन कौन से टेक्निक्स आपको यूज़ करने हैं, कौन सी बेस्ट सुइटेड टेक्निक है, इसकी एक स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में जब आप फाइनली टेक्निक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तब करते हैं सेलेक्ट फर्स्ट स्टेप, कि पहला स्टेप आपका क्या होने वाला है। उसके बाद में पहला स्टेप जब आपने सेलेक्ट कर लिया तब आपको डिसाइड करना है इज रिक्वायर्ड प्योरिटी अचीव्ड, कि पहले स्टेप पे आपको प्रोडक्ट की जितनी प्योरिटी चाहिए थी क्या वो अचीव हो गई है। दो चीज़ें आती हैं, या तो यस या फिर नो। तो अगर नो है तो उस केस में आपको क्या करना है, स्क्रीन रेजिन फ्रेशनर टेक्निक फॉर सेकेंड स्टेप। अगर उतनी प्योरिटी नहीं मिलती है तो आप सेकेंड स्टेप के लिए टेक्निक को ढूंढिए कि और प्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एंड सेलेक्ट नेक्स्ट स्टेप फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ प्योरिटी, और प्योरिटी को बढ़ाने के लिए अगला स्टेप लीजिए। और अगर आपकी रिक्वायर्ड प्योरिटी अचीव हो गई है तो क्या करना है आपको, स्क्रीन एंड सेलेक्ट मोस्ट इफेक्टिव प्योरिफिकेशन स्कीम। अब आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो प्योरिफिकेशन स्कीम है उसको सिंपली फॉलो करना है। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको देखना है हैज़ द मटेरियल अचीव्ड डिजायर्ड प्योरिटी यील्ड आफ्टर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। क्या आपका जो प्रोडक्ट बना है उसकी यील्ड और प्योरिटी डिजायर्ड है, जितनी आपको चाहिए थी उतनी है या नहीं। अगेन दो स्टेप आते हैं, नो और यस। अगर नो है तो अगेन सेलेक्ट एंड ऑप्टिमाइज कंडीशंस ऑफ ईच स्टेप। हर एक स्टेप की कंडीशंस को दोबारा से ऑप्टिमाइज करके प्रोसेस को रिपीट करिए। और अगर जो प्योरिटी और यील्ड है वो यस है, आपको डिजायर्ड प्योरिटी और डिजायर्ड यील्ड मिल गई है, तो अब आपको सिलेक्ट करना है इज रीफोल्डिंग नीडेड, क्या उसके लिए रीफोल्डिंग करनी पड़ेगी।
अगर हाँ आपको रीफोल्डिंग की ज़रूरत है तो क्या करेंगे आप, इवेल्युएट डिफरेंट फोल्डिंग स्ट्रैटेजीज। अब आप अलग अलग फोल्डिंग स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करेंगे और किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करके रीफोल्डिंग करवाएंगे और आगे की प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन अगर आपको रीफोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट जाएंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे इज एंडोटॉक्सिन डीएनए होस्ट सेल प्रोटीन टू एक्सेप्टेबल लेवल। अगर ये सारी चीज़ें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक्सेप्टेबल लेवल पे हैं या नहीं। यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं, अगर हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो क्या करना है, फाइन ट्यून प्योरिफिकेशन कंडीशंस टू रिमूव एंडोटॉक्सिन डीएनए एंड होस्ट सेल प्रोटीन। अब आपको प्योरिफिकेशन कंडीशंस को और इम्प्रूव करना है ताकि आप इन इम्प्योरिटीज़ को हटा सकें। और अगर ये इम्प्योरिटीज़ ऑलरेडी कम है, एक्सेप्टेबल लेवल की हैं, तो यस आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्योरिफिकेशन प्रोसेस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। वहाँ पे एक चीज़ आती है, या तो आप स्मॉल स्केल लॉट्स का प्रोडक्शन करवा दें, या फिर आप चेक करेंगे इस वायरल सेफ्टी इवैल्यूएशन नीडेड, कि क्या वायरल सेफ्टी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अगर हाँ तो डिज़ाइन स्मॉल स्केल स्टडीज़ फॉर वायरल सेफ्टी। वायरल सेफ्टी के लिए आप अलग अलग स्टडीज़ को डिज़ाइन करेंगे, स्मॉल स्केल लॉट्स को बनाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेंड सैंपल टू टेस्टिंग ग्रुप्स, टेस्टिंग तरह तरह की करवाने के लिए अलग अलग ग्रुप्स को सैंपल भेजेंगे। सेंड मटेरियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी, मटेरियल का फॉर्मुलेशन और स्टेबिलिटी करवाएंगे। प्रिपेयर ड्राफ्ट बीपीआर एंड एसओपीस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट तैयार होगा। एंड देन जनरेट रॉ मटेरियल स्पेक्स, और जो रॉ मटेरियल है उसका वो किस तरीके से जनरेट करना है उसे बनाना है। एंड देन जनरेट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये सेलेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से पूरी टेक्निक चलती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इस ग्राफ को अगर आप एक से दो बार रिपीट कर लेते हैं तो शायद आपको थ्योरी को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे सारी ही चीज़ों को। अब नेक्स्ट प्रोसेस है प्योरिफिकेशन प्रोसेस स्केल अप। प्योरिफिकेशन प्रोसेस का स्केल अप पढ़ने वाले हैं हम। So once the purification process is optimized at laboratory scale, एक बार जब लेबोरेटरी स्केल पे आप ऑप्टिमाइज कर लेते हैं प्योरिफिकेशन प्रोसेस को, the process is scaled up to pilot scale। अब आप लेबोरेटरी स्केल से पायलट स्केल तक पहुंच जाते हैं। पायलट स्केल में क्या होता है, लगभग 200 लीटर का फर्मेंटर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बायोरिएक्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं। विद दिस a number of adjustment may be required for scalability and for improving process efficiency and economy। अब जब आप 200 लीटर का फर्मेंटर यूज़ कर रहे हैं, लेबोरेटरी में आप बहुत स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, और जब आप इतने बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ताकि उस स्केल पे आप काम कर पाएँ और प्रोसेस की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पाएँ। Chromatographic columns are scaled proportionally by keeping several factors constant। क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स में क्या होता है, इन कॉलम्स में बहुत सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाता है, इंक्लूडिंग कॉलम हाइट, कॉलम की हाइट को कांस्टेंट रखा जाता है, लीनियर फ्लो रेट कितना होगा इसको कांस्टेंट रखा जाता है, एंड क्रोमेटोग्राफिक एड्सॉर्बेंट बाइंडिंग कैपेसिटी, जो क्रोमेटोग्राफिक एड्सॉर्बेंट है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है इसको भी कांस्टेंट रखा जाता है। The column diameter, volumetric flow rate and total loading material are increased proportionally। कॉलम का डायमीटर कितना होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और टोटल लोडिंग मटेरियल क्या होगा, ये प्रोपोर्शन के साथ में बढ़ेगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मटेरियल के। अगर मटेरियल बढ़ रहा है तो ये चीज़ें भी बढ़ेंगी, लेकिन जो ये चीज़ें हैं कॉलम हाइट है, लीनियर फ्लो रेट है और एड्सॉर्बेंट है, ये कांस्टेंट रहेंगी।
If any discrepancy between pilot and laboratory scale occurs, further investigation is carried out at both scales to fine-tune the operation conditions. अगर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि लेबोरेटरी स्केल में तो आप काम कर रहे थे, लेकिन पायलट स्केल पे उस तरीके से आपको एफिशिएंसी नहीं मिलती है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं दोनों ही स्केल्स पे, ताकि जो ऑपरेशन कंडीशंस हैं उनको फाइन ट्यून किया जा सके, उनको अच्छे से ऑपरेट करने लायक बनाया जा सके. Once the pilot scale process is finalized, preclinical materials at the pilot scale are produced and compared with that from the laboratory scale process. अब अगर एक बार पायलट स्केल प्रोसेस फाइनलाइज्ड हो गई, तो जो पायलट स्केल पे प्री क्लिनिकल मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, और उसके बाद में उनको कंपेयर किया जाता है लेबोरेटरी स्केल प्रोसेस से विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट प्योरिटी, प्रोसेस यील्ड, इंडोटॉक्सिन लेवल, रेजिडुअल डीएनए लेवल एंड अदर रिलीज टेस्टिंग क्राइटेरिया. जब पायलट स्केल से आपने प्रोडक्ट को बनाया, तब आप कंपेयर करते हैं लेबोरेटरी स्केल पे कि आपको उसकी प्रोडक्ट की प्योरिटी कितनी मिल रही है, प्रोसेस की यील्ड कितनी है, आपके प्रोडक्ट की यील्ड आपको कितनी मिल रही है, इंडोटॉक्सिन्स का लेवल क्या है, रेजिडुअल डीएनए उसमें कितना प्रेजेंट है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्टिंग क्राइटेरियाज होते हैं जिन पे पायलट स्केल के प्रोडक्ट को लेबोरेटरी स्केल पे फाइनलाइज किया जाता है कंपेयर करके. An understanding of the primary structure and conformation of antigens and any tendency towards self-association or degradation can help in correlating structures with functional properties, particularly immunogenicity, and may provide structural parameters of stability. अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन जो कि एंटीजेंस हैं, इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इजीली अच्छे से वैक्सीन बना सकते हैं. आपको पता होगा कि आपके एंटीजन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये भी पता होगा कि आपको कैसी एंटीबॉडीज़ चाहिए जो उन एंटीजेंस को किल कर सकें. और इसके अलावा अगर कोई भी उनकी सेल्फ एसोसिएशन की टेंडेंसी है कि एंटीजेंस एक साथ में बहुत सारे एसोसिएट हो जाते हैं, या फिर डिग्रेडेशन की कोई भी टेंडेंसी है, इन सब की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये हेल्प कर सकती है जो भी उनके स्ट्रक्चर हैं और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं. मेनली जो इम्यूनोजेनिसिटी है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, और इसके साथ साथ उनके स्टेबिलिटी के स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को भी बता सकता है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्योरिफिकेशन के स्केल अप के लिए प्रोसेस मैप दिखाया गया है. इसमें सबसे पहले आपको स्केल अप की स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होती है. नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस. अब आपको स्ट्रैटेजी डिफाइन कर ली, अब आपको इक्विपमेंट्स चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, प्री क्लिनिकल क्लेरिफाइड मटेरियल को रिसीव करेंगे. अब इसमें अगर ऑप्टिमाइज्ड आपके पास में मटेरियल है तो डायरेक्ट उसको प्योरिटी मटेरियल एट स्केल अप लेवल पे ले जाएंगे, और अगर ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो इसको ऑप्टिमाइज करेंगे. ऑप्टिमाइज ऑल यूनिट ऑपरेशंस एट स्मॉल स्केल टू सेट अप द लिमिट्स ऑफ स्केल अप पैरामीटर्स. कि आपकी अगर जो भी कंडीशंस हैं ऑप्टिमाइज्ड नहीं है स्केल अप के लिए, तो उनको ऑप्टिमाइज करेंगे और उसके बाद में स्केल अप लेवल पे ले जाएंगे. अब आपको पता करना है कि हैज़ द प्रोडक्ट अचीव्ड डिजायर्ड प्योरिटी और यील्ड एंड मीट्स ऑल द स्पेसिफिकेशंस, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो प्योरिटी या यील्ड चाहिए थी वो आपको मिली है कि नहीं. अगर मिली है तो प्रोड्यूस डेमो लॉट्स बनाएंगे. अगर प्योरिटी या यील्ड उतनी नहीं है तो फाइन ट्यून कंडीशंस एंड अपडेट बीआरपी. अब आपको कंडीशंस को फिर से ऑप्टिमाइज करना है. फिर देखना है इज स्केल ऑप्टिमाइजेशन नीडेड, क्या दोबारा से स्केल ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है. अगर नहीं है तो अगेन प्रोड्यूस डेमो लॉट्स.
इसमें क्या होता है, फाइनलाइज्ड प्योरिफिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड स्टार्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे आप डेवलपमेंट रिपोर्ट को स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा सेंड मटेरियल टू टेस्टिंग ग्रुप्स, मटेरियल को टेस्टिंग ग्रुप्स को भेज सकते हैं। प्रोवाइड मटेरियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी स्टडीज़, अपना जो मटेरियल है उसको फॉर्मुलेशन के लिए और स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए भेज सकते हैं। साथ ही साथ फाइनलाइज प्योरिफिकेशन BPR फॉर क्वालिटी एश्योरेंस अप्रूवल, जो आपका प्योरिफिकेशन है उसको क्वालिटी एश्योरेंस के अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टार बना के दिखाया गया है, आपने यहाँ पे देखा था डॉक्यूमेंटेशन के साथ में स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब ये है ड्राफ्ट BPR, रॉ मटेरियल स्पेक, बफर रेसिपीज, ड्राफ्ट SOPs, इन प्रोसेस टेस्ट लिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास में ये सारी ही चीज़ें होनी ही चाहिए। So thank you very much everyone for watching this session. Follow Career ITLS Academy को on various social media platforms. Thank you again for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.